गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की 4 यूनिट्स हैं, वो इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट फर्स्ट थी आपके क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स बोलो उसको। यूनिट सेकंड थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद यूनिट थर्ड थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद में यूनिट फिफ्थ थी आपके सॉल्यूशन वाली, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद में एक फोर्थ यूनिट बच गई थी, इसमें थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है वो तो बीएससी सेकंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके बीएससी फाइनल ईयर में फोर्थ यूनिट है। ठीक है, तो जहाँ तक बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट को, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है, वहां तक हमने जैसे थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें से जीरो और फर्स्ट लो थे, उसको हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ लिया था। यहाँ पे पढ़ने अपने को सेकंड में उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो सेकंड नियम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस में कि उष्मागतिकी का जो फर्स्ट ला था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन क्या है, और उष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ये दोनों क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं और उष्मागतिकी के दूसरे नियम की आवश्यकता हमें क्यों हुई। ये दोनों 2 नंबर में आए हुए क्वेश्चन। तो पहले हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे उससे पहले लिमिटेशन ऑफ FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शॉर्ट में लिखा है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं। 2 लिमिटेशन थी, बाकी तो इस नियम उष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम था उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है ना वो कंजर्व संरक्षित होती है, ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न ड्राइव कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल उसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये नियम तो ये था फर्स्ट नियम, लेकिन इस नियम में कुछ, यानी इस नियम की हेल्प से हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्वतः प्रक्रम, जो स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होते हैं वो क्या होते हैं और वे एक ही डायरेक्शन में संपन्न होते हैं, उसका कारण क्या है। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम की फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई कि इस नियम की सहायता से हम स्वतः प्रक्रम जो कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, और वो दिशा, वो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, इसे हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की हेल्प से ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक तो ये लिमिटेशन होगी। सेकंड लिमिटेशन है कि कोई प्रोसेस हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कार्य, बिना कोई कार्य हुए उस प्रोसेस में जितनी हीट हम उसको देते हैं उसका पूर्ण रूप से कोई भी अन्य परिवर्तन हुए बिना किसी सिस्टम को दी गई हीट का कंप्लीटली कार्य में चेंज, वर्क में चेंज पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसको हम स्टेटमेंट के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे कि किसी प्रक्रम में कोई अन्य परिवर्तन हुए बिना उस प्रक्रम को दी गई कुल ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ये एक, और इसकी ये जो है कि पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती ऊष्मा, तो इस ऊष्मा का कुछ भाग है उस प्रोसेस के टाइम कुछ अदर परिवर्तन होने में खर्च हो जाता है। वो अर्थ जो साथ में जो अलग से परिवर्तन होते हैं जिनमें ऊष्मा की कुछ मात्रा खर्च हुई है, वो भी हम इस नियम की सहायता से नहीं बता सकते हैं। तो ये दोनों क्या होगी, फर्स्ट नियम की लिमिटेशन होगी। और ये दोनों जो सीमाएं थी या कमियां बोले इनको दूर करने के लिए उष्मागतिकी का दूसरा नियम दिया गया। तो ये पूछा था ना कि उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्यों दिया गया, तब भी हमें पहले ही दोनों लिमिटेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि इन कमियों को दूर करने के लिए उष्मागतिकी का द्वितीयक नियम है उसकी आवश्यकता पड़ी या फिर वह दिया गया। ठीक है, अब उष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखे आप, कई बार तो 1 नंबर में ये पूछ लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं। हिंदी में इनका नाम रहेगा स्वतः प्रक्रम। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसमें आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कि वे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य सहायता के अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं। कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, कोई ए से जब बी बनेगा तो ये ए है ना, बिना किसी की हेल्प लिए अपने आप ही बी में चेंज हो गया,
तो ये जो प्रेशराइज हो रही है वो प्रोसेस बिना किसी हेल्प के हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प, इसके एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर कुछ नहीं लग रहा है इस पे, अपने आप संपन्न हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः प्रक्रम कहलाएंगे। यानी कि वे सभी प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य सहायता के अपने आप संपन्न हो जाते हैं उन्हें स्वतः प्रक्रम कहेंगे। जैसे इसमें आएगा कि गैसों का एग्जाम्पल में देखें स्वतः प्रक्रम के, तो गैसों का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तब तक डिफ्यूजन होता है, तब तक विसरण होता है जब तक कि दोनों तरफ गैसों का दाब बराबर नहीं हो जाता है। तो इस पे कोई फोर्स लगाने की या फिर कोई भी इसको हेल्प देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, गैसें अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिफ्यूज होती है, विस्तृत होती हैं। तो ये एक स्वतः प्रक्रम का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। यानी कि जो वाटर होता है, लिक्विड में बोले वाटर है, वो इसमें वाटर ज्यादा है यहाँ पे, यानी कि वाटर का हाई लेवल से लो लेवल की ओर क्या होता है, वाटर गिरता है बिना किसी हेल्प के गिरेगा। कब तक गिरेगा, जब तक कि इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो ये दोनों ही क्या आएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है वो आएंगे। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं वो देखना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है स्वतः प्रक्रम, उनकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट इसकी विशेषताओं में आएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाले में कि ये एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती हैं और ये रिवर्सिबिलिटी या फिर इसको बोले हम ये उत्क्रमणीयता की स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। यानी कुछ समय बाद इसमें उत्क्रमणीयता वो आ जाती है, उत्क्रमणीयता की ओर ये अग्रसर होती हैं, एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती हैं। यहाँ पे बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल या फिर बोलेंगे एक ही दिशा में संपन्न होती है। लेकिन यदि हम इन प्रोसेस पे ए से बी बन रहा है, अपने आप ही बन रहा है, कुछ समय बाद हमने इस पे फोर्स लगा दिया, पहले तो ए से बी बना था, फिर ए बी की तरफ से हमने फोर्स लगाया, बाह्य दाब लगाया, बल लगाया, तो ये बी से कंडीशन चेंज की है, मान लीजिए हमने कंडीशन चेंज करेंगे तो बी से ए बनना वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उल्टा विपरीत कर दिया हमने इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। तो इसमें हम कहेंगे यदि किसी स्वतः प्रक्रम पर बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य दाब लगाया जाता है, तो हम उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं या विपरीत कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है कि स्वतः प्रक्रम है उनके लिए क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव में आता है, जबकि उनकी एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आता है, धनात्मक होता है। ये दो वैल्यू याद रखना, कंडीशन है स्वतः प्रक्रम की, इसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो आएगा नेगेटिव में, और उनकी एंट्रोपी में परिवर्तन है वो रहेगा धनात्मक या पॉजिटिव। ठीक है, ये रहेंगे आपके स्वतः प्रक्रम है, उसके विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पे ये आता है तो एक ही दिशा में होते ना तब तो इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, और दोनों दिशाओं में हो जाते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। ठीक है, एक ही दिशा में होते हैं इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय होंगे, दोनों दिशाओं में यदि हम इसके ऊपर कुछ समय के लिए कंडीशन चेंज कर दें और इस बी से ए बनाना स्टार्ट कर दें, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीयता की स्थिति। ये हो जाएगी स्वतः प्रक्रम, उसके एग्जाम्पल और उसकी स्वतः प्रक्रम की कुछ विशेषताएं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLOT, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एग्जाम में क्या आता है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, इसके स्टेटमेंट आते हैं कि उष्मागतिकी के द्वितीयक नियम के 2-3 कथन है, स्टेटमेंट है, उनको लिखिए। 2-3 क्यों, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे, उन्हीं के आधार पे इसको क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी के द्वितीयक नियम के विभिन्न कथन है वो बोलते हैं। ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें से एक स्टेटमेंट ये है जो इन सभी को मिलाने से बनता है ओरिजिनल स्टेटमेंट, वो ये रहेगा कि प्रकृति में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्वतः प्रक्रम होते हैं, वो बिना किसी बाह्य सहायता, मतलब कि इसके स्टेटमेंट में आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन दोनों की केवल डेफिनेशन लिखनी है
वही इसका क्या है, ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रकृति, इसमें लिखना है कि प्रकृति में होने वाले जितने भी स्वतः प्रक्रम है वो बिना किसी बाह्य सहायता के संपन्न होते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी बाह्य सहायता के संपन्न होते हैं, और वे उत्क्रमणीयता की ओर अग्रसर होते हैं, रिवर्सिबिलिटी की ओर चलते रहते हैं, अर्थात वे तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनको रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि वे सभी, ये तो स्वतः प्रक्रम की होगी परिभाषा। उसके बाद में इसके साथ में इसमें ऐड करके हम किसकी लिख देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अस्वतः प्रक्रम है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन इससे क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। उसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रकृति में जितने भी अस्वतः प्रक्रम होते हैं वो किसी बाह्य साइड, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाह्य एक्सटर्नल हेल्प नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाते हैं, तब तक वो संपन्न नहीं हो पाते हैं। ये डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे कि उष्मागति के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग प्रकृति में होने वाले सभी स्वतः प्रक्रम है वो बिना किसी बाह्य सहायता के संपन्न होते हैं, और वे तब तक संपन्न होते, और वे उत्क्रमणीयता या साम्य अवस्था की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं, चलते रहते हैं, अर्थात स्वतः प्रक्रम तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनको साम्य अवस्था या उत्क्रमणीयता की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। तथा या फिर जबकि लगा के, जबकि प्रकृति में होने वाले सभी अस्वतः प्रक्रम हैं वो तब तक संपन्न नहीं होते जब तक कि उन पे हम बाह्य बल नहीं लगाएं। तो अस्वतः प्रक्रम है वो बाह्य दाब या बाह्य सहायता से संपन्न होते हैं। ये लिखना है आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बता दिया कि जैसे कि इसमें क्लॉसियस है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट है वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट है इसके अंदर क्लॉसियस, इसका स्टेटमेंट ये था जो कि अपनी फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी ना उसकी सेकंड लिमिटेशन है, क्लॉसियस ने क्या बताया, सेकंड लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए इसने ये बताया कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कोई भी साइकिल, माने किसी सिस्टम को हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और उससे हम W कार्य ले रहे हैं। सिस्टम को Q हीट दे दी, उष्मा दे दी, उससे W कार्य लिया। तो ये बोल रहा है कि ये जो सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो कंप्लीटली इस कार्य में चेंज नहीं होती है, साथ में इस सिस्टम में भी कुछ अदर या चेंज या परिवर्तन है वो भी होती है, अदर चेंज। तो क्लॉसियस का जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था उसमें इसने ये बताया कि किसी भी सिस्टम को जब हम उष्मा की कुछ मात्रा देते हैं तो सराउंडिंग में, ये सिस्टम है इसके चारों सराउंडिंग है, तो उस सिस्टम को जब हम उष्मा देंगे तो ये सिस्टम अपने सराउंडिंग में कोई अदर चेंज किए बिना कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी इसको हीट दी जाएगी तो इसकी हीट की कुछ मात्रा ये सराउंडिंग में कुछ अदर चेंजेस करने में, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में क्या करेगा, काम में लेगा, और बची हुई ऊर्जा है ये कम इसमें कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो किसी भी सिस्टम के लिए ये पॉसिबल या संभव नहीं हो पाता है कि उसको दी गई हीट है वो इसके सराउंडिंग में कोई भी चेंज हुए बिना कंप्लीटली कार्य में, वर्क में चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये हो जाएंगे, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो क्लॉसियस वाला हो गया और एक ये सभी जितने भी स्टेटमेंट थे उनको मिला करके ये वाला, जिसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये हो जाएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बोलते हैं, कार्नोट चक्कर बोलते हैं, एक ही बात है। देखिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखें कार्नोट साइकिल। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में कार्नोट चक्र। ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, देखें कार्नोट चक्र के बारे में सबसे पहले, कार्नोट साइकिल है किसके द्वारा बनाई गई, तो इसको बोलते हैं ये एक प्रकार का उष्मा इंजन होता है, हीट इंजन। ये एक प्रकार का उष्मा इंजन होता है जिसे फ्रेंच इंजीनियर था एक सादी कार्नोट, फ्रेंच इंजीनियर था सादी कार्नोट, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। और ये एक प्रकार का क्या होता है, उष्मा इंजन होता है जिसके द्वारा हीट को यानी उष्मा को
मैकेनिकल वर्क यानी कि आंतरिक यांत्रिक कार्य में किस प्रकार से चेंज करते हैं वो बताया गया। तो कार्नोट साइकिल है वो एक फ्रेंच इंजीनियर था, सादी कार्नोट ही नाम था उसका, इसके द्वारा बनाया गया। इसने बताया कि ये एक प्रकार का उष्मा इंजन है जिसकी हेल्प से हम, ये एक प्रकार की उष्मा इंजन या एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हीट को मैकेनिकल वर्क या कार्य में चेंज करते हैं। और कार्नोट साइकिल नाम इसका इसलिए रखा गया था, कार्नोट तो इसने बनाया था इसलिए इसकी सम्मान इसको देने के लिए इसका नाम कार्नोट रख दिया गया। साइकिल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कुछ जो प्रोसेस होती है, इसमें सिस्टम है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट ए से चलता है, बी में आता है, फिर सी में आता है, फिर डी में आता है और लास्ट में अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आता है। ठीक है, तो इसमें आएगा कि ये हो गया फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नो ने हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज करने की एक डिवाइस बनाई जिसे उसके सम्मान में ये कार्नोट साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल में एक उष्मा इंजन होता है जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट ए से चलकर डिफरेंट स्टेट से होते हुए लास्ट में अपनी ओरिजिनल स्टेट या मूल अवस्था में लौट आता है। ये हो गया इसका भी, इसको ये नाम क्यों रखा गया, क्या होता है इसके अंदर, ये 4 प्रोसेस होते हैं, इसमें चारों प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 नाम आते हैं, तो इसमें आता है हीट रिसीवर आता है, हीट रिसीवर। हीट रिसीवर में क्या आता है कि ये एक ऐसा, इसको हिंदी में अपन बोल देते हैं कई बार उष्मा कुंड बोल देते हैं। क्या होता है ये, तो ये कार्नोट चक्कर में लगा हुआ एक डिवाइस है या एक ऑपरेटर बोल दें एक प्रकार से, जिसका टेम्परेचर है वो क्या होता है, सेम होता है। टेम्परेचर इसका हमेशा समान रहता है। यदि हम इसमें से उष्मा की कुछ मात्रा निकाल लें तब भी इसके टेम्परेचर में कोई विशेष चेंज नहीं आता है, तो यदि हम इसको उष्मा की कुछ मात्रा दे दें तो भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। तो उष्मा कुंड एक ऐसा कुंड जिसमें से जिसका टेम्परेचर हमेशा समान रहता है और इसमें से उष्मा की कुछ मात्रा निकालने पर या इसको उष्मा की कुछ मात्रा देने पर इसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज है वो नहीं होता है। यदि हम इस उष्मा कुंड को क्या देते हैं, उष्मा इससे लेते हैं तब तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, सोर्स या स्रोत की तरह कार्य करता है। और यदि हम इसको उष्मा की कुछ मात्रा दे दें तब ये सिंक की तरह कार्य करता है। तो सोर्स नाम ले, सिंक नाम ले, दोनों ही उष्मा कुंड के नाम है। इसको स्रोत तो तब बोलेंगे जब हम इसमें से उष्मा की कुछ मात्रा ले रहे हो, तब तो ये सोर्स बन जाएगा। यदि हम इसको उष्मा की कुछ मात्रा दे रहे हो तब ये सिंक की तरह कार्य करने लगता है। ये सिंक और सोर्स है, दोनों इसी के नाम है वो रखे जाएंगे। अब इसमें देख कार्नोट जो साइकिल है ये एक प्रकार क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, रिवर्सिबल चक्कर है ये। ठीक है, इसमें जो 4 स्टेप होते हैं, ए से बी, बी से सी में से डी, हमने रखे नाम, बी से सी से डी, डी से ए में आता है। तो ये 4 जो प्रोसेस हो रही है 1 2 3 4, ये चारों भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इन चारों को पढ़ना है कि कौन से प्रोसेस में क्या होता है, कौन सी प्रोसेस का नाम है वो क्या रखा गया। ठीक है, देखिए ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। चार जो इसमें प्रोसेस होंगे चारों ही क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन चारों को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको हम समतापी प्रसार। ठीक है, अब एक साइड में अपन साइकिल बना लेते हैं, यहाँ पे कार्नोट साइकिल एक एक करके बंधा जाएगा। इस साइड में हम रखते हैं प्रेशर और इस साइड में रखेंगे वॉल्यूम। सबसे पहले मान दें कि सिस्टम अपना यहाँ पे है, ए स्टेट से चल रहा है। ठीक है, समतापी प्रसार में इन्होंने बताया कि गैस का प्रेशर क्या है, P1 है और उसका वॉल्यूम V1 है। प्रसार एक्सपेंशन हुआ है, उसका एक्सपेंशन होने के बाद यानी ए से जब वो बी में आ गया, ए स्टेट पे ये था कंडीशन, एक्सपेंशन होने के बाद बी पे आया तो ये कंडीशन बनेगी। वॉल्यूम V1 से कितना हो गया, V2 हो गया।
और यहाँ पे हम बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये जो प्रोसेस हो रही है, प्रसार हो रहा है, वो समतापी प्रसार। आइसोथर्मल इसीलिए नाम रखा गया कि ये स्थिर ताप पे हो रहा है, यानी टेम्परेचर T1 था पहले की, मान कि इसको ये ए से शुरू हुआ ना ये सिस्टम, उस समय इसको एक ऐसे ऊष्माकुंड से जोड़ देते हैं और यहाँ पे ऊष्माकुंड सोर्स के रूप में कार्य करेगा जिसका टेम्परेचर T1 है, तो इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ भी T1 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो जब सिस्टम ए से बी स्टेट में आ गया प्रसार करके, प्रसार का मतलब आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर है वो हमेशा ही कम होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम बॉयलिंग के नियम के अनुसार एक दूसरे क्या रहेंगे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, समतापी प्रसार। तो हमने बोला कि यहाँ से चल करके ये सिस्टम यहाँ पे आ गया बी स्टेट में, यहाँ इसका टेम्परेचर जो इसका वॉल्यूम था, प्रेशर था, वो लिखेंगे। इसकी कंडीशन है कि ये T1 प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 पे था, बी स्टेट में ये टेम्परेचर तो T1 ही है, समतापी प्रसार है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम क्या आ गया इसका V2, तो हम लिख देंगे इसमें इसका V1 आयतन और यहाँ पे इसका हो जाएगा V2 वॉल्यूम। नाम रखें इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आगे समझ में, साथ साथ में ड्रॉ करेंगे इसको, उसके बाद में देखें इसमें क्या रहेगा। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो फ्रॉम FLOT उष्मा गति के प्रथम नियम की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी, डेल E इज इक्वल टू क्यू माइनस में W। अब एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा ही आंतरिक ऊर्जा डेल ई क्या है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इस इक्वेशन में जीरो रखेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ गया क्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इस साइड आएगा तो ये किसमें लिखा जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ मान रहे हैं कि सिस्टम को Q1 हीट मिल रही है सोर्स से और ये W1 कार्य वो कर रहा है, तो W1 और इसमें कार्य जो हीट और ये वर्क है इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे इसको कि Q1 इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। कांस्टेंट टेम्परेचर पे V1 और V2 वॉल्यूम है वो इसके अंदर हमने लिख लिया। यदि हम इसको लिखें किसकी फॉर्म में कि तो Q1 की वैल्यू है, यदि हम लिखें W1 की वैल्यू वो भी इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, तो इसको हम 2.303 nRT log V2 बाई V1। यदि यहाँ इसको हम Ln की फॉर्म में लिखें, Ln के फॉर्म में लिखेंगे तो 2.303 नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा nRT Ln V2 बाई V1। T सेम है दोनों में, तो T1 T2 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T1 लिख देंगे क्योंकि इस कंडीशन में बता रहे हैं। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है अपने को, यहाँ पे एक नंबर इक्वेशन बोले, समीकरण नंबर 1 के अनुसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टाइम सिस्टम को दी गई हीट उस सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य W1 के क्या होती है, बराबर होती है। समतापी प्रसार में किसी सिस्टम को दी गई उष्मा की मात्रा Q1 उसके द्वारा किए गए कार्य W1 के समान होती है। ये वाला लिखा जाएगा समतापी प्रसार में, ठीक है। इन समीकरणों को लिखो तो ये आ जाएगी 2 नंबर समीकरण और ये लिखी जाएगी 3 नंबर समीकरण। और ये बोल दिया मैंने कि यदि लॉग के फॉर्म में नहीं लिख के Ln के फॉर्म में लिखो तो 2.303 नहीं आएगा, इसकी जगह Ln आएगा, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये था आपका कार्नोट साइकिल में होने वाला फर्स्ट, जो इसके 4 प्रोसेस में होता है ना, ये 4 प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर चारों रिवर्सिबल होते हैं, उसका फर्स्ट प्रोसेस है ये समतापी प्रसार, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकंड, इसके अंदर बोला भाई यहाँ से सेकंड पढ़ेंगे हम इसके अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुदोषम प्रसार। इसमें भी प्रसार ही होगा लेकिन वो एडियाबैटिक होगा।
सेकंड जो आएगा वो होगा अपना एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, देखें एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अब सेकंड है, इसके बाद में उसमें सिस्टम क्या आएगा, बी से सी में आएगा, बी से सी स्टेट में आ जाएगा। इसके टाइम पे क्या रखना है, क्यू आपको कांस्टेंट रखना है, हीट कांस्टेंट है। इसका मतलब इस साइकिल को ना तो हीट मिल रही है और ना ही इसमें से हीट बाहर निकल रही है। क्यू कांस्टेंट है इसके अंदर, क्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल क्यू क्या है, 0 है। सिस्टम बी से सी में आ गए तो बी पे क्या थे इसके, बी पे थे टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। एक्सपेंशन हुआ है तो आपको पता है वॉल्यूम चेंज होगा, V3 आएगा, प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर चेंज होके क्या बनेगा इसमें, P3 आएगा। अब पता है वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज होगा, अब टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे T2 आ जाएगा। चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको सोर्स से हटा दिया कार्नोट साइकिल को और एक ऐसे एडियाबेटिक जैकेट में इस कार्नोट साइकिल को फिट कर दिया जिसमें कि एडियाबेटिक है, तो ये साइकिल ना तो उष्मा बाहर से ले रहा है अपने सराउंडिंग से, ना ही खुद में से इसमें से उष्मा निकल रही है, कांस्टेंट है वो, ये बन गया। अब बनाएंगे हम इसको थोड़ा यहाँ पे, एक्सपेंशन तो हो ही रहा है, यहाँ पे ले जाते हैं अपन इसको, ये सी स्टेट है इसकी, सी स्टेट पे इसके जो वेरिएबल्स है वो हो जाएंगे T2, P2 और V2। अब इसका वॉल्यूम है, सॉरी V3 आ जाएगा ये, और इसका प्रेशर हो जाएगा P3, इसका लिखा नहीं था, P1, P2 और P3, ये बन गया इसमें। अब हम लिखेंगे इसके अंदर उष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से फ्रॉम FLOT डेल E इज इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस में W। अब अपने को पता है इसके अंदर कि Q कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको हम 0 मान लेंगे, तो डेल E किसके इक्वल आएगा, माइनस में W के इक्वल आएगा। तो इसमें मिक्सर लिख देंगे, Q क्या है इसके अंदर 0 मान लेंगे, Q कांस्टेंट एक प्रकार से, डेल Q जिनके हम Q को क्या मान लेंगे 0 लिखेंगे, यानी सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हैं, सिस्टम को हीट दे रहे हैं वही तो क्या है यहाँ पे Q है। तो ये सिस्टम ना तो हीट ले रहा है ना दे रहा है, तो 0 हो जाएगी। इससे क्या होता है, इक्वेशन बनती है इसमें डेल E इज इक्वल टू माइनस में W इज इक्वल टू माइनस में CV dt, क्योंकि यदि हम dt को यहाँ ले जाएं तो ये क्या बनता है, डेल E अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस में CV। माइनस को नहीं देखे तो क्या आएगा कि टेम्परेचर के सापेक्ष, टेम्परेचर के रिलेटिव में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता बोलेंगे। अब इसको यदि हम dt को इस तरह ले जाए तो क्या लिखा जाएगा, डेल E इज इक्वल टू CV dt, और यहाँ अपने को डेल E के इक्वल तो लिखना है तो लिख दिया CV dt, माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक ही बात है। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं डेल E इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू माइनस में CV dt। अब इसमें टेम्परेचर क्या है, चेंज हुआ है, T1 से क्या आ गया T2 में आ गया, तो इसको हम लिखें तो क्या आएगा, डेल E इज इक्वल टू माइनस में CV T2 माइनस में T1। यदि हम इसको प्लस करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, CV T1 पहले लिख देंगे और माइनस में T2, समीकरण नंबर बोले तो इसको हम 4 नंबर इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, CV T1 माइनस में T2, तो ये इसके इक्वल में है तो ये W डेल E के इक्वल में, तो W के इक्वल में भी रहेगा ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, CV T1 माइनस में T2। वैसे ये W वाला माइनस ना वही चल रहा है यहाँ पे, वो हटा दिया, ये बन गया समीकरण नंबर 5। तो इसमें हम समीकरण नंबर 5 है उससे हम क्या लिख सकते हैं, रुदोषम प्रक्रम में किया गया कार्य, यानी रुदोषम प्रक्रम में इतना कार्य गैस के द्वारा किया जाएगा। समतापी प्रक्रम में जो कार्य किया गया था वो हमने लिखा ही था W1, इसको हम W2 बोल देंगे, उसको W1 था पहले वाला, 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। ये हो जाएगा सेकंड प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन या रुदोषम प्रसार के टाइम किया गया कार्य। ठीक है, अब देखेंगे, अब तीसरा आएगा इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन, वो देखें किस प्रकार से रहेगा।
थर्ड आएगा आइसोथर्मल कम, दो तो एक्सपेंशन के, दो में तो गैस की वॉल्यूम में ये एक्सपेंशन यानी प्रसार होता है, बचे हुए दोनों में कंप्रेशन यानी संपीड़न यानी उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी प्रोसेस रहेगी यहाँ पे वापिस यही है आइसोथर्मल, दो आइसोथर्मल के हैं और दो इसमें क्या रहेंगे एडियाबैटिक के हैं, दो कंप्रेशन है दो एक्सप्रेशन है एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे हम समतापी संपीड़न, इसका नाम लिखें तो वो हो जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखें आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टम में डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। सिर्फ अपने को यहाँ पे हीट और वर्क के लास्ट में आ रहे हैं ना फॉर्मूले, उन्हीं से आगे काम लेना है इनको। इसमें आएगा सिस्टम सी से डी स्टेट में, आइसोथर्मल है तो ये किस पे होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज है वो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। तो सी स्टेट पे टेम्परेचर T1 सॉरी T2 है, तो डी पे भी क्या रहेगा T2 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे इसमें है वैसे ही नेक्स्ट स्टेट में रहेंगे। प्रेशर था इसका P3, अब चेंज होके बनेगा P4, वॉल्यूम था V3, अब चेंज होके क्या बनेगा V4 बनेगा। हम बोलेंगे ये चेंज होके आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई इसकी डी स्टेट। अब इसके वेरिएबल कौन से हैं, T2 है, V4 है, P4 है, ठीक है, और इसका नाम रखा जाएगा यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब इस समय इसका वॉल्यूम था वो रहेगा V4 और इसका प्रेशर आएगा यहाँ पे P4, बन गया। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इन प्रकार से ये ऐसे घूमते रहता है, ऐसे होता है लगभग से, ठीक है, ऐसे वाला बन जाएगा। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन ही होती है मोस्टली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वापिस यही आएगा फ्रॉम FLOT, पता ये कांस्टेंट प्रेशर वो है टेम्परेचर है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस वक्त का नियम क्या था, फर्स्ट नियम डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस में डब्ल्यू था, ये 0 है तो ये क्यू में क्या आएगा, इस प्रकार से लिखो, दोनों के आगे साइन माइनस में लिखो, इसलिए लिख रहे हैं माइनस के क्योंकि अब क्या करें हम, सिस्टम से हीट है वो सिस्टम से हीट बाहर ले रहे हैं ना, तो इसमें क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, और सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं हम तब इस पे क्या आएगा माइनस का आएगा। तो देखो Q और W के दो प्रकार से साइन होते हैं, Q का पॉजिटिव में भी आता है नेगेटिव में आता है, W का पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। Q का पॉजिटिव तब आएगा जब हम सिस्टम को हीट देंगे, नेगेटिव तब आएगा जब सिस्टम से हम हीट वापस बाहर लेंगे। W कार्य पॉजिटिव तब आएगा जब सिस्टम के ऊपर हम क्या कर रहे हो, सिस्टम खुद कार्य कर रहा हो तो पॉजिटिव, और सिस्टम के ऊपर हम कार्य कर रहे हो तो वो किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। उसके बेस पे लिखा है हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस क्यू इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे माइनस में W, और समीकरण आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या आया था अपना Q इज इक्वल टू W के इक्वल आ गया था। तो समतापी संपीड़न के लिए पता ही है, संपीड़न कर रहे हैं बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो हम खुद ही कार्य कर रहे हैं उस सिस्टम के ऊपर, तभी तो उस गैस में क्या हो रहा है संपीड़न हो रहा है। एक्सपेंशन में तो गैस खुद ही प्रसारित हो रही थी, वहां पे तो सिस्टम कार्य कर रहा था, यहाँ पे हम खुद कार्य करें इसलिए किस में आ गया माइनस में आ गया, दोनों एक दूसरे क्या आ गए इक्वल में आ गए। यहाँ पे देखिए अब इसमें हम इनकी वैल्यू किस प्रकार से लिखेंगे, ये समीकरण नंबर कुछ भी पिछले में 4 आई थी 5 6 नंबर लिखे थे, समीकरण नंबर 6 से क्या एक स्पष्ट हो रहा है क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित की गई उष्मा की क्या रहेगा इक्वल रहेगा। और इसमें आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है ना उसमें हमने लिखा था सिस्टम को दी गई उष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य की इक्वल होती है, और यहाँ पे सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित की गई उष्मा क्या होगा
इक्वल मिलेगा। इस इक्वेशन से ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम। उसके बाद में इसकी वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा माइनस क्यू की और माइनस में डब्ल्यू की सेम रहेंगी। इसमें आ जाएगा अपन लोग की फॉर्म में लिखे थे डायरेक्ट 2.303 और यहाँ पे एन आर टी चेंज हो गई, इस बार T2 आया है, T2 लोग V4 अपॉन में V3। उसमें आयतन V1 V2 था और यहाँ पे V3 V4 है। इसी प्रकार से माइनस डब्ल्यू की वैल्यू भी यही हो जाएगी 2.303 NRT2 log V4 अपॉन में V3। ये इक्वेशन रहेंगी, इनको 7 नंबर 8 नंबर जो भी नाम देना चाहो ये वाले ये रहेगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो इसके अंदर V4 की वैल्यू V3 से क्या है, कम है, वॉल्यूम इस साइड जाने पे इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। V2 से V3 ज्यादा, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब इसमें एक लास्ट 4 नंबर जो प्रोसेस है वो देखें क्या रहेगा, उसका हम नाम लिखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये वाली याद रखना कि सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य सिस्टम के द्वारा उत्सर्जित हीट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लास्ट है इसमें 4th नंबर वाला, 4th जो प्रोसेस था ना वो उसको हम नाम देंगे एडियाबैटिक रुद्धोष्म कंप्रेशन, एडियाबैटिक संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सिस्टम आएगा डी से चल करके वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेट ए में, यही है क्यू कांस्टेंट, स्थिर ऊष्मा पे संपन्न हो रहा है प्रोसेस, डी से ए में आ गया। डी के वेरिएबल थे T2 और P4 था और V4, इसमें हो जाएगा T1, क्योंकि इसमें से हम क्या करें इस बार इसमें से कुछ हीट है वो हम किसको दे रहे हैं, सिंक को दे रहे हैं। जो हीट रिसीवर था उष्मा कुंड, यदि इसको हम बाहर से उसमें देते तो वो सिंक की तरह कार्य करता है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उसने सोर्स की तरह कार्य किया था। यदि टेम्परेचर T2 से क्या आ जाएगा, T1 पे आ जाएगा, P4 से प्रेशर क्या आ जाएगा, इसका कंप्रेशन है, प्रेशर P3 हो जाएगा इसका, सॉरी P4 से P1 हो जाएगा, वॉल्यूम है वो वापस क्या हो जाएगा, कम होकर के जितना शुरुआत में वॉल्यूम था वापस उसी वॉल्यूम पे आ गया। इसको हम कहेंगे कि ये डी स्टेट से आ गया ए स्टेट में। ये था आपका कार्नोट साइकिल। अब इसका नाम रखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोल देंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका कार्नोट साइकिल है। कार्नोट चक्कर है। ठीक है, अब हम लास्ट वाला और देख लेते हैं, उसमें भी सेम ही है कि एडियाबैटिक क्या है, सही तो लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही लगे। आप देखेंगे इसमें भी सेम वही रहेगा, प्रदोषम परिस्थितियों में तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उष्मागति के प्रथम नियम से डेल E इज इक्वल टू क्यू माइनस में W, Q 0 हो गया तो डेल E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर माइनस में W, ये प्रोसेस हो जाएगी। इस बार ये W इसमें क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। इसको हम सेकेंड प्रोसेस है ना CVDT से भी लिख सकते हैं, माइनस में CVDT डेल E इज इक्वल टू और माइनस में W इज इक्वल टू माइनस में CV। टेम्परेचर इस बार क्या है T2 से T1 में जा रहा है, इसको हम लिखेंगे T1। बाद वाला टेम्परेचर पहले लिखना है, पहले वाला क्या लिखना होता है इसमें बाद में लिखना होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे W4 इज इक्वल टू माइनस में, तो इस कार्य को हम W4 लिख देते, पीछे वाले को W3 लिख देना, मैंने शायद लिखा नहीं था। W4 इज इक्वल टू माइनस में CV T1 माइनस में T2। यदि हम इसको T2 पहले लिखें तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन अपन इसमें ही रख लेते हैं, ये लास्ट 9 नंबर वाला बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये चारों प्रोसेस होगी। उसके बाद में हम इसमें लिखेंगे कि चारों में जो कार्य हो रहा है, टोटल वर्क हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चारों प्रोसेस में जो टोटल वर्क हुआ है वो देखें क्या रहेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, टोटल किया गया कार्य उसको हम W साइकिल के नाम से लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कार्नोट साइकिल A से B, B से C से D से वापस विभिन्न प्रोसेस से होता है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट A में आ गया है ना, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना कार्य किया गया है, तो इस पूरे प्रोसेस में किए गए कार्य को हम W साइक्लिक CY के नाम से लिख देंगे।
ये इक्वल रहेगा W1 प्लस में W2 प्लस में W3 प्लस में W4। चार प्रोसेस हुई ना, 1 2 3 4। इन चारों प्रोसेस में जितना कार्य किया गया वो टोटल वर्क है वो इन चारों के क्या रहेगा यहाँ पे इक्वल में माना जाएगा। अब इन चारों की वैल्यू है ना वो एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस थी अपनी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें जो कार्य किया गया था W1 वो किसके इक्वल था, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे लोग की फॉर्म में लिख लो कोई बात नहीं, 2.303 nRT लोग V2 अपॉन में V1 प्लस में W के 2 है वो क्या था यहाँ पे CV और T1 माइनस में T2 प्लस में करने के बाद में ये आया था आपका, ये याद रख लेना। उसमें देख लो आप W3 की वैल्यू आई थी जो कि अपनी आइसोथर्मल कंप्रेशन में आई थी, वो रहेगी इसके अंदर 2.303 nRT log V4 अपॉन में V3। और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी लास्ट में W4 वाली उसको इसी टर्म में लिखें तो वो माइनस में आई थी अपनी वैल्यू लास्ट में CV T1 माइनस में T2। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, ये प्लस में ये माइनस में, पूरी टर्म कैंसिल यहाँ से। तो ये W साइक्लिक है वो किसके इक्वल आ गया 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1 प्लस में 2.303 nRT। सो टेम्परेचर नहीं लिखा है, T1 था इसका T2 था, T1 T2 और log था यहाँ पे V4 अपॉन में V3। इसके इक्वल हो गया किया गया कुल कार्य। ठीक है, नेक्स्ट में देखें इसमें हम किया गया कुल कार्य उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, कॉमन क्या क्या आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आ रहा है कि V1 बाई V2, यहाँ पे V1 है प्रेशर सॉरी वॉल्यूम और यहाँ पे V2, तो इसको हम क्या लिखेंगे V1 बाई V2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है इसमें V3 और यहाँ पे इसमें क्या है V4, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे V3 बाई V4 इक्वल है, दोनों क्या है ये तो इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के हैं V1 V2 और ये है इस आइसोथर्मल कंप्रेशन की, कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम बढ़ा था उतना यहाँ पे कम हो गया, तो इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो इन दोनों वॉल्यूम में क्या रहेगा इक्वल रहेगा। इस प्रकार से क्या, इसको हम इस प्रकार से उल्टे भी लिख सकते हैं ना, V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू V4 अपॉन में क्या आ जाएगा V3। तो यहाँ पे V4 अपॉन V3 की जगह हम V2 अपॉन में V1 भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो हम इसमें लिखें तो ये क्या बनेगा यहाँ पे W साइक्लिक इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले लें 2.303 nR, ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे क्या है T2 है, ये अलग है इसके अंदर। और साथ में क्या आ रहा है इसमें कॉमन में लोग भी कॉमन आ रहा है दोनों में, इसको भी V2 बाई V3 से रिप्लेस करेंगे, सॉरी V2 बाई V1 से, तो V2 बाई V1 हमने एक जगह पे लिख लिया। इसको एक साथ में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिखेंगे, सॉरी माइनस में करेंगे ना टेम्परेचर वगैरह को, तो ये इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है अपना V1 बाई V2 आएगा ना, सॉरी थोड़ा चेंज है इसके अंदर, यहाँ पे वो क्या था एक्सपेंशन है, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है इस कारण से V1 से V2 में, और यहाँ पे ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी इसमें कम वाली V4 है और ज्यादा वाली V3, इस प्रकार से इक्वल है, सॉरी वो गलत था थोड़ा, एक्सपेंशन ये कम था ये ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा कौन सा है V3 और कम कौन सा है V4, तो कम वाला ऊपर लिखना है इसमें कम वाला ऊपर है ये है, तो V4 अपॉन में V3 के इक्वल है V1 बाई V2, ये इक्वल है V4 अपॉन V3 के, V2 अपॉन V1 नहीं है, तो ये किस में आएगा चेंज होके W साइक्लिक इज इक्वल टू 2.303 nRT1 log V2 अपॉन में V1 प्लस में 2.303 nRT2 log V1 अपॉन में V2, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसको V2 बाई V1 लिखेंगे तो ये साइन किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। अब इसमें से हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या क्या आएगा 2.303 nR, यहाँ पे बचेगा T1 और यहाँ पे क्या बचेगा T2, T1 माइनस T2 और यहाँ पे लगेंगे दोनों ये भी कॉमन है, यानी इसको हम V2 बाई V1 करेंगे तो ये माइनस में आएगा log V2 अपॉन में V1। यदि log के फॉर्म में नहीं लिखे तो W साइक्लिक किसके इक्वल आएगा, तो इसको हम लिख देंगे NR T1 माइनस में T2 और ln V2 बाई V1, दोनों एक ही बात है, कौन सी भी इक्वेशन लिखो। तो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई है उससे हम इस पूरे कार्नोट साइकिल के दौरान जो कार्य किया जाता है वो क्या कैलकुलेटेड
कर सकते हैं। ये आएगा अपना, ठीक है। इसके बाद में इसमें हीट वाला देखें तो हीट वाले में भी सेम इसमें क्या रहेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, V2/V1 वाला सेम, क्योंकि क्या गया कार्य और हीट है WQ साइकिल वो भी एक दूसरे क्या इक्वल है। यदि हम N वाले मोल के लिए नहीं निकालें, केवल एक मोल के लिए ज्ञात करें यदि इस कार्नोट साइकिल में, तो इसमें भी सेम यही आएगा T1 - T2 और ln V2/V1। क्योंकि कार्नोट साइकिल में जहाँ जहाँ पे कार्य था, क्योंकि और हीट जो कार्य था ना इन दोनों प्रोसेस का, तो कैंसिल हो गया, उसी में हीट क्या थी, 0 थी, दोनों का वर्क कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वर्क और हीट दोनों एक दूसरे क्या है। तो कार्नोट साइकिल में किया गया कार्य ये है, और जो हीट में चेंज है वो वाला रहेगा हीट, ठीक है। उसके बाद में कार्नोट साइकिल जो एफिशिएंसी है, दक्षता, वो हम करेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।